वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स और उसमें आज देखेंगे सरल आवर्त गति। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई कण हो, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे लटका हुआ है, ये इसकी माध्य स्थिति है और ये अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में ऐसे गति करे। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ जाए एक स्थिति में, फिर दूसरी स्थिति में यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए। ठीक, तो ये जो गति है ऐसे, ये इसकी सरल आवर्त गति कहलाएगी। तो स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का दोलन, ये सब सरल आवर्त गति का उदाहरण है। ठीक है, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो, ठीक है, इसको देख लीजिए। उदाहरण ये समझिए कि जब सरल आवर्त करने वाला पिंड अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, जैसे पिंड है, ये इसकी माध्य स्थिति है, किसी स्थिति ए में, एक ये यहाँ पे है, स्थिति बी में यहाँ पर है। ठीक, तो एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ। ठीक, तो इसमें क्या है कि जब मध्यमान स्थिति से गुजरता है यानी यहाँ से गुजरता है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, इसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, त्वरण का मान शून्य होगा, वेग अधिकतम होगा मध्य स्थिति पर, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और स्थितिज शून्य होगी। और वहीं जब पिंड गति के अंत बिंदुओं यानी चरम स्थिति पर पहुंचता है, यानी स्थिति ए हो या स्थिति बी हो, इस समय पिंड की प्रॉपर्टीज बता रहा है, इस समय इसका त्वरण अधिकतम होगा। ठीक है, त्वरण अधिकतम होगा, उस पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका रुक रहा है और यहीं से फिर रिटर्न हो रहा है, वापस हो रहा है। गतिज ऊर्जा शून्य, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और वेग शून्य होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को माध्य बिंदु की प्रॉपर्टी और चरम बिंदुओं की प्रॉपर्टी, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक क्या होता है, चलिए ये देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि लंबाई न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। ठीक है, तो और प्रयोगशाला में किसी धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के पतले धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका देते हैं, यह व्यवहारिक सरल लोलक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ऐंठन रहित भारहीन डोरी मिल जाए या फिर आपको मतलब घर्षण रहित, ये चीज़ें व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। तो लैब में क्या होता है, प्रयोगशाला में धातु का एक ठोस गोला होता है, इसको पतले और हल्के धागे से एक दृढ़ आधार में बांध करके लटका देते हैं। ठीक है, ये अपना इधर से इधर अपना गति करता है, ये आपका सरल लोलक का व्यवहारिक सरल लोलक हो जाता है। और धातु के गोले को गोलक या बॉब कहते हैं। ठीक है, ये जो गोला है इसको बॉब कहते हैं और निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक जो बांधते हैं वो धागे की लंबाई होती है, ये गोला है, उसका गुरुत्व बिंदु क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, किसी ठोस गोले का गुरुत्व बिंदु उसका केंद्र होता है। तो ये धागे की लंबाई हुई और इसके गुरुत्व केंद्र तक यानी ये इतनी एक्स्ट्रा, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई होगी। ठीक है, और टेबल फैन जो है ये घूर्णन दोलन गति का एक उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल ये भी एग्जाम में पूछा गया है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, T = 2 पाई √Lg। ठीक है, √Lg ये आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला है, जिसमें L जो होता है ये सरल लोलक की लंबाई होती है और G गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है,
इससे इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी जो आपका सरल लोलक है, इसमें जो पिंड लगा हुआ है द्रव्यमान का, इस पे द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता, सिर्फ लंबाई L पर निर्भर करता है। ठीक है, आवर्तकाल T प्रभावी लंबाई 1 के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर देखिए इसमें अगर जो लंबाई है वो L जो है, इसको बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जान जाइएगा कि लंबाई अगर बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, यही वजह है कि और आवर्तकाल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि जो आपका g गुरुत्वीय त्वरण है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उदाहरण स्वरूप अगर किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो g का मान घटने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है, अगर g का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और अगर L का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। और दूसरा एक और चीज़ है कि अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल 86.6 मिनट होता है, अनंत नहीं होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल 86.6 मिनट होता है। ये सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। ठीक, तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो आपका अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट, दूसरा सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला T = 2π√L/g। ठीक है, लंबाई बढ़ने के साथ, ठीक है, आवर्तकाल बढ़ेगा और गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने के साथ आवर्तकाल का मान घटेगा। ठीक है, और लोलक घड़ी को पहाड़ पर या खान पर अगर खान में ले जाया जाए तो g का मान बढ़ेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी घड़ी जो है वो सुस्त पड़ जाएगी क्योंकि आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। सरल लोलक देख लीजिए, सेकेंड लोलक देख लीजिए। सेकेंड लोलक क्या होता है कि यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड हो, ठीक है, वो उसको सेकेंड लोलक कहते हैं। सिंपल है ये, आवर्तकाल 2 सेकेंड हो, 1 सेकेंड नहीं, याद रखिएगा। एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड हो तो उसको सेकेंड लोलक कहते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, तुल्यकाली भूतुल्यकाली संचार उपग्रह विषुवत यानी निरक्षीय समतल में वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4.22 × 10⁴ किलोमीटर की दूरी पर गति करते हैं। ठीक है, जो संचार उपग्रह होते हैं, भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह, वो वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4.22 × 10⁴ किलोमीटर दूरी पर गति करते हैं। पृथ्वी की सतह से निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, ठीक है, यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, भार का क्या फॉर्मूला होता है, mg। ठीक है, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल ही अगर 0 हो जाए ये, तो क्या होगा, भार जो है उसका 0 हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण न्यूनतम होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण जो होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक, क्योंकि ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो अधिकतम होती है, तो इसलिए त्वरण जो है न्यूनतम होगा। और इसी तरह पोल पर क्या होगा, ध्रुवों पर जाने पर ये गुरुत्वीय त्वरण आपका अधिकतम होगा क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या न्यूनतम होगी। ये सब हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये विचार अरस्तु ने रखा था। याद रख लीजिए इसको स्टेटमेंट, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये विचार अरस्तु का था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वर्षा आकाश से पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। ठीक है, कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय, अस्थियों में घनत्व की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। और आदर्श परिस्थितियों में जैसे वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ये आपका वायु प्रतिरोध अगर नगण्य माने तो। और विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S = ½ GT² समीकरण उपयुक्त है। ठीक है, जो परवलय का समीकरण है।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो उसका केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। तो केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त करके पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता है। आगे देखते हैं अगला, इसमें प्रक्षोभ बल। तो इसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। ठीक है, इन बलों का जो योग है यद्यपि कम है, किंतु इसके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है और इससे अधिक ऊंचाई वाली कक्षा यानी भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो निम्न कक्षा वाले उपग्रह हैं उसकी कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती है और ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंच करके भस्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखी जाए तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से इनको ट्रैक किया जाता है। डॉपलर ट्रैकिंग देखिए कृत्रिम उपग्रहों को ट्रैक करने के लिए यह ट्रैकर ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है ये ट्रैकिंग, और डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ये संभव होती है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे क्षीण है। ठीक है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। ठीक है, गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर है और प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम। आगे देखा जाए ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त का स्टेटमेंट है ये। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो पदार्थों को एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अभी अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे बढ़ते हैं कि अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय 2 राशियां संरक्षित रहती हैं। एक आपका है कोणीय संवेग, दूसरा कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं संवेग के संरक्षण का नियम और ऊर्जा के संरक्षण का नियम पिछले वीडियो में। और रैखिक जो संवेग होता है वो संरक्षित नहीं होता है, कोणीय संवेग संरक्षित होता है। ठीक, और अंतरिक्ष उपग्रहों में अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि अंतरिक्ष की उस अवस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वरन इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह दोनों ही पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हैं। ठीक, भारहीनता का कारण गुरुत्वाकर्षण बल की कमी नहीं होती। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका प्रत्यास्थता। ठीक है, जिसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। इसमें क्या है कि किसी ठोस की एक निश्चित आकृति तथा आकार होता है। किसी पिंड की आकृति अथवा आकार को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, और यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दें तो अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेगी। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, और उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या था कि जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उसको आप खींचते हैं, उसमें बल लगाते हैं तो ये स्प्रिंग जो है ये इसकी लंबाई जो है बढ़ेगी, लेकिन इसको वापस फिर छोड़ने पर ये अपनी पहले की ही स्थिति में वापस आ जाएगी। तो किसी पदार्थ का यही गुण उसकी प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, और इसको ऐसे खींचा गया है, बल लगाया गया है, तो थोड़ा सा एक माइन्यूट अंतर उसमें दिखेगा। ठीक है, उत्पन्न जो विरूपण ही होगा उसको प्रत्यास्थ विरूपण कहेंगे। ठीक, तो जब एक पंख पिंड पर लगाते हैं तो पिंडक में अपना अप्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, और वह स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। ठीक है, पंख पुटी जो हैं ये आपके आदर्श प्लास्टिक हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे हम बल तो लगाते हैं लेकिन वो परमानेंट रूप से एकदम विरूपित हो जाते हैं, स्थायी रूप से विरूपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको प्लास्टिक कहते हैं। ठीक, तो
रॉबर्ट हुक ने स्प्रिंगों पर किए गए प्रयोग में यह पाया कि किसी पिंड में उत्पन्न विस्तार यानी लंबाई में वृद्धि प्रत्यारोपित बल या लोड के अनुक्रमानुपाती होती है। और इन्होंने ही फिर आगे जाके प्रत्यास्थता का नियम प्रस्तुत किया, जो अब हुक का नियम कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्थता का नियम बोल लीजिए या फिर हुक का नियम बोल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, दूसरा पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक, तो जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर पूर्ण अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, वे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर अगर बल लगाया गया है, उसकी वो विरूपित होता है, उसके बाद बल हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वो हो गया आपका पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। और वहीं उसका उल्टा कि जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, ठीक है, सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे पूर्ण सुखट्टे यानी परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। ठीक है, यानी बल लगाने पर वो एक बार विरूपित हो गई तो फिर दोबारा उनको उस अवस्था में नहीं जाना है, प्रारंभिक अवस्था में, तो वो हो जाती हैं आपकी पूर्ण सुखट्टे। वास्तव में बात करें तो कोई भी वस्तु न पूर्ण प्रत्यास्थ होती है न ही पूर्ण सुखट्टे। ठीक है, सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुखट्टे माना जा सकता है। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है इसको पूर्ण प्रत्यास्थ माना जा सकता है और मोम को, लेकिन हाँ, अगर वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ या पूर्ण प्लास्टिक नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट आता है प्रत्यास्थता की सीमा। तो किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, वस्तु की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ठीक है, और प्रत्यास्थता गुणांक देख लेते हैं। तो संरचनात्मक तथा निर्माण अभियांत्रिकी डिजाइन के लिए प्रतिबल विकृत वर्ग में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अनुक्रमानुपाती क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और किसी दिए हुए द्रव्य के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है प्रत्यास्थता गुणांक का। अगला कॉन्सेप्ट है आपका यंग गुणांक। ठीक है, इससे भी एग्जाम में पूछा गया है। यंग गुणांक देखिए क्या होता है। प्रायोगिक प्रेक्षण ये बताते हैं, ये भी ये दर्शाते हैं कि प्रतिबल चाहे तनक हो या चाहे संपीड़क, उत्पन्न विकृति का मान जो होता है समान होता है। ठीक है, प्रतिबल जो हो वो तनक हो या संपीड़क हो, जो उससे उत्पन्न विकृति होती है उसका मान समान होता है। तनक या संपीड़क प्रतिबल, ठीक है, और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक से परिभाषित करते हैं, उसको y से डिनोट करते हैं। ठीक है, यंग गुणांक बराबर क्या होता है आपका प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। अपरूपक गुणांक की बात करें तो अपरूपक प्रतिबल, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति का अनुपात जो है अपरूपण गुणांक कहलाता है, इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे और इसको दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है अपरूपण गुणांक को। अगला है आयतन गुणांक। तो जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। ठीक है, आपका जलीय प्रतिबल और संगत आयतन विकृति के अनुपात को। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। ठीक है, इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु का क्षेत्रफल अगर a है और अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान अगर F है तो प्रतिबल बराबर क्या होगा F/A। ठीक है, इन दोनों का अनुपात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे है आपका विकृति यानी स्ट्रेन। तो किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं, क्योंकि ये एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसकी परिभाषा यही है कि किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को, ये तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। आगे बढ़ते हैं। हुक का नियम। हुक का नियम देख लीजिए क्या था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर सदैव प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ विकृति के अनुपात का एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है आपका प्रतिबल और विकृति का अनुपात। आगे है दाब यानी प्रेशर। तो वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा हो, जितना छोटा होगा प्रतिघात उतना ही अधिक होगा और यह प्रतिघात दाब कहलाता है। ठीक है, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल।
दाब जो है एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको पास्कल या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक है। इसकी जो विमा होती है वो ml-1 t-2 है। और ब्लैक के फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।